चंदा गांव में अपने सास और पति के साथ रहा करती थी। चंदा के देवर की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेज दिया गया था कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। ऐसे ही एक दिन चंदा अपनी सास उमा से बात करते हुए कहती है, माँ जी, वो हम ये बोल रहे थे कि देवर जी इस बार शहर से आएंगे तो उनकी शादी करवा देंगे। वो का है ना, अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, अभी से लड़की देखना शुरू भी कर देते हैं। तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी कि रोहन की भी शादी हो जाए तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। दोनों बेटों की शादी करके छुट्टी मिल जाएगी हमें तो। हाँ बिल्कुल सही है। तो बताओ, हम कहीं बात चलाएं देवर जी के रिश्ते की। अब शादी ब्याह जैसी चीजें एक बार में थोड़ी हो जाती हैं। देखने ताकने के बाद ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना। आप बोलो तो कहीं बात चलाएं। हाँ हाँ, बात चलाओ। कहीं कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मेरे बेटे की किस्मत ही खुल जाएगी। लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि शहर की लड़कियों की तरह कोई भी हो, फटे कपड़े पहनती हो। माँ जी, हमारी देवरानी की बात है तो आप परेशान मत होइए। हम बहुत ही अच्छी दुल्हनिया देखेंगे अपने देवर जी के लिए। लेकिन बस वो लड़की देवर जी को पसंद आ जाए, कहीं वो मना ना कर दे, फिर अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे उससे पूछना ही क्यों है, बहू मेरी आ रही है तो उसकी राय जानना जरूरी नहीं है। वैसे भी उसे हमारी पसंद से कोई ऐतराज नहीं होगा। तू बस अच्छी सी लड़की देखना शुरू कर मेरे बेटे के लिए। जी माँ जी, अब देवर जी को बुला लो, चटमंगनी पट ब्याह कर देंगे ना। शुभ काम में देरी अच्छी नहीं लगती है। या हम लड़की देखते हैं और देवर जी के आते ही शादी। बहू अभी उसकी पढ़ाई तो खत्म होने दे। वैसे भी अब तो कुछ ही दिन और है वहाँ, फिर तो यहीं आना है। उसे अभी पढ़ाई के बीच में बुलाना ठीक नहीं होगा। पहले तू लड़की देख ले, फिर उसे भी बुला लेंगे। उमा की बात सुनने के बाद चंदा अपने देवर के लिए लड़कियां देखने लगती है। काफी लड़कियां देखने के बाद चंदा को एक लड़की पसंद आती है। यहाँ रोहन के लिए लड़की पसंद की जा रही थी तो वहाँ रोहन शहर में रिचा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, इसीलिए शहर में ही उससे शादी भी कर लेता है। रोहन के सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। इसीलिए रोहन अब रिचा के साथ अपने गांव आता है और अपने घर आने के बाद रोहन अपनी माँ और भाभी से कहता है, माँ, ये आपकी बहू रीचा है। हम दोनों ने शादी कर ली है। मुझे पता है कि हम दोनों की शादी को लेकर आपके बहुत अरमान थे। रीचा के घर वाले मान नहीं रहे थे, इसलिए हमें शादी करनी पड़ी। बेटा तुझे कोई पसंद थी तो एक बार बता ही दिया होता। यहाँ मैं और तेरी भाभी तेरे लिए लड़की देख रहे थे और तू है कि शादी भी करके आया है और अब आकर हमें बता रहा है। इसकी भी क्या जरूरत थी। देवर जी, आपने शादी की तो की, लेकिन ई का नई दुल्हनिया को ऐसे फटे कपड़े में ही ले आए। अरे इसके घर वाले क्या इतने गरीब थे कि दहेज ना सही तो कपड़े भी नहीं दिला पाए अपनी बेटी को। रोहन, व्हाट इज दुल्हनिया? रीचा, दुल्हनिया मतलब न्यू ब्राइड, और भाभी ये ना बाहर का फैशन है। आपको नहीं पता होगा भाभी, क्योंकि आप तो शहर में रहती नहीं हो, इसलिए आपको नहीं पता वहाँ के फैशन के बारे में। आप ऐसे मजाक नहीं बना सकती भाभी मेरी बीवी का। अरे हम कहाँ बना रहे हैं मजाक नई की दुल्हनिया का। वो तो कोई भी इन्हें देख लेगा तो हंसी छूट ही जाएगी ना। अब खुद ही बताओ, आप नई की दुल्हनिया को घूंघट में रहना चाहिए। यहाँ तो घूंघट तो दूर की बात है, साड़ी भी नहीं है। ई का है फटी सी जीन्स और अतरंगी सा टॉप। अरे भाभी जी, मेरी तो नई शादी हुई है, इसलिए आप बोल रही हो कि मुझे तैयार होकर रहना चाहिए। लेकिन आप तो कितनी पुरानी, मेरा मतलब है कि आपको तो हो गया है ना काफी समय यहाँ पर, लेकिन फिर भी दिवाली की लाइट की तरह चमक रही हो। इतना कौन सज धज कर रहता है, वो भी घर में। माँ जी, आप देख रही हो ना देवरानी जी को, आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये कैसे जुबान लड़ा रही है। अब हमने कुछ बोल दिया तो उसमें इतना बुरा क्यों मान रही है ये। अरे अरे बस करो, अब रोहन ने शादी कर ही ली है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। जा बहू, छोटी बहू के स्वागत की तैयारी कर तू। और हाँ छोटी बहू, चंदा तेरी भाभी नहीं दीदी है, जेठानी है तेरी, ठीक है ना। जी माँ जी, समझ गई मैं, गांव की जेठानी है मेरी ये। अब से मैं इन्हें दीदी ही बोलूंगी, ठीक है ना। अब तो उमा अपनी छोटी बहू को भी स्वीकार लेती है और उसका भी स्वागत किया जाता है। लेकिन बात केवल स्वीकार करने की थोड़ी ही ना थी। अब घर में एक शहर की तो दूसरी गांव की बहू है, तो बात यहीं खत्म थोड़ी हो सकती है। तो अब यहाँ भी युद्ध शुरू हो गया था। दोनों ही अपने आप को अच्छा दिखाने में लगी थी। ऐसे ही एक दिन
उमा अपनी दोनों बहुओं को बुला कर कहती है। बहुओं तैयार हो जाओ, हमें पड़ोस वाली काकी है ना, उनके पोते का नामकरण है, वहाँ बुलाया है पूरे परिवार को। अब मेरे दोनों बेटे तो काम छोड़कर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हम तीनों ही चले जाते हैं। जी माँ जी। उमा के बोलने के बाद दोनों तैयार होकर आती हैं और चंदा को ऐसे ओवर सजा धजा देखकर ऋचा कहती है। दीदी, ये कैसे तैयार होकर आई हो आप? हमें नामकरण में जाना है, आपकी शादी नहीं हो रही है जो इतना तैयार होकर आई हो। थोड़ा हल्का मेकअप करती, वो अच्छा लगता है आप पर। देवरानी जी, हमारे में तो ऐसे ही तैयार होते हैं। अब वहाँ 4 लोग आएंगे, बोलेंगे हमारे बारे में कि कैसे मुंह उठाकर आ गए हम। अच्छा थोड़ी लगता है ना अब ऐसा सुनना। और हम तो ये बोलते हैं कि जाओ तनिक तुम भी बढ़िया सा कपड़ा लत्ता पहन लो, ये अच्छा नहीं लगता है। दीदी, अब ना ज्यादा हो रहा है, आपको कपड़ों का तो कोई सेंस है नहीं और मुझे बोल रही हो आप। गांव की गवार जेठानी अब शहर की पढ़ी लिखी देवरानी को बताएगी। अरे ओ शहर की मुर्गी, अभी गांव की इस गवार जेठानी का एक उल्टे हाथ का पड़ गया ना, जमीन पर लौटती हुई नजर आओगी तुम। बताए हमारे हाथों में असली घी की जान है, दिखाएगा तुम्हें। आप मुझे धमकी दे रही हो तो ठीक है, दिखा दो अपनी घी की जान, फिर मैं भी अच्छे से बता दूंगी कि शहर की लड़कियां कमजोर नहीं होती है। अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अरे बस करो, तुम दोनों तो यहीं पर शुरू हो गई हो। मुझे पता है कि तुम दोनों गांव की जेठानी और शहर की देवरानी हो, लेकिन तुम दोनों लड़ाई तो एक ही जैसे कर रही हो ना। मानो पता नहीं कौन सी परेशानी खड़ी हो गई हो। माँ जी, तो आप इन्हें कुछ क्यों नहीं बोलती हो? इन्हें देख लो ना, कितना बोली जा रही है। अब गवार जेठानी है तो गवार ही रहेंगी ना, मेरी तरह शहर की पढ़ी लिखी तो नहीं बन जाएंगी। माँ जी, आप तो हमें जानती ही है ना, अब हमारे जैसी ये नहीं है तो बहाना बना रही है। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ बैठकर बिना बात की बहस करो। मुझे देर हो रही है, मैं तो जा रही हूँ नामकरण में। माँ जी, ये देखो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। अब नामकरण में जाएंगे तो कुछ गिफ्ट भी तो देना होगा ना, इसलिए मैंने बेबी के लिए क्यूट से कपड़े ले लिए। लो, बड़ी आई शहर वाली, इसे तो इतना भी नहीं पता कि छोटे बच्चे को नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, वो बच्चे को चुभने लगते हैं। ई लीजिए माँ जी, हम लाए हैं ना झिनका के लिए झबला, बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये भी कोई देने की चीज है? आप लाई ही तो कम से कम कुछ अच्छा लाती ना, ये बच्चा पहनेगा। आपसे अच्छा है माँ जी, मेरे लाए कपड़े दे देंगे बेबी को। चुप करो तुम दोनों, यहाँ पर खड़े मेरे साथ बहस कर रही हो। मैं देख लूंगी मुझे वहाँ क्या देना है। उमा अपनी दोनों बहुओं को वहाँ छोड़कर चली जाती है। उमा के जाने के बाद भी दोनों बहुओं की आपस की बहस खत्म नहीं होती, वो तो चलती रहती है। दिन निकलते जाते हैं और ये तो अब रोज रोज का ही ड्रामा हो गया था। आए दिन किसी न किसी बात पर दोनों बहुओं में आपसी कलेश चलता रहता। कुछ दिनों बाद ऋचा रसोई में खाना बनाने जाती है, लेकिन चूल्हे पर उसे खाना नहीं बनाना आता था और रसोई में धुआं हो जाता है। ये देखकर वहाँ चंदा और उमा आती है और रसोई में धुआं देखकर चंदा कहती है, अरे अरे देवरानी जी, जब आपको पता है हम चूल्हे में खाना बनाते हैं तो तुम यहाँ क्यों आई? दीदी, आप यहाँ खाना कैसे बनाती हो? मुझसे तो थोड़ी देर भी नहीं रुका गया और आप इतना सारा खाना अकेले कैसे बना लेती हो? मुझे बता देती, मैं आपके लिए गैस सिलेंडर वाला चूल्हा मंगवा लेती। अरे हमें इसी चूल्हे की आदत है, शहर की चीजों में सुविधा तो होती है लेकिन हमें आता नहीं है। तो क्या हुआ, मैं आपको सिखा दूंगी ना। आपने मुझे कितनी सारी चीजें सिखाई है, तो इतना तो मैं सिखा ही सकती हूँ ना। अरे वाह, अब तक तो रोज दोनों में कोई ना कोई जंग लगी रहती थी और अब प्यार उमड़ रहा है। कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, कभी प्यार तो कभी तकरार लगी ही रहती है। उमा जिस चीज से परेशान थी वो दोनों की लड़ाई से थी, लेकिन दोनों बहुएं लड़ाई के साथ साथ एक दूसरे की मदद भी करती हैं। ये देखकर उमा भी निश्चिंत हो गई थी और दोनों के झगड़े की आदत को समझ पाई थी। कुंती अपनी बेटी पंकज के साथ रहा करती थी। पंकज को हाना नाम की एक जापानीज लड़की से प्यार था, जिसे वो सोशल मीडिया पर मिला। ऐसे ही एक दिन कुंती अपने बेटी को कहती है, पंकज बेटा, मुझसे अब घर का काम नहीं होता, अब तू बहू लेकर आ जा। पता नहीं कब बूढ़ी हड्डियां जवाब दे जाए, उससे पहले तू बहू ले आ बेटा। माँ ये क्या कह रही हो? शादी, वो भी मेरी, वो भी इतनी जल्दी? अरे माँ, अभी मेरी खेलने कूदने की उम्र है, मैं अभी शादी वादी नहीं कर सकता माँ। अच्छा, तेरे खेलने कूदने की उम्र है और मेरी उम्र का क्या? तू क्या चाहता है, मेरी बूढ़ी हड्डी टूट जाए और मैं मर जाऊं?
वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है। बूढ़ी माँ को ऐसे काम करवाएगा? अरे माँ, आप तो इमोशनल हो गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आप चाहती हो मैं शादी करूं तो ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुझे और कितना वक्त चाहिए? मेरे मरने के बाद शादी करेगा क्या? हाय राम, क्या किस्मत है मेरी। माँ, आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? हद होती है एक्टिंग की भी। और वैसे इतनी परफेक्ट एक्टिंग कर कैसे रही हो आप? अरे आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, वो भी ओवर एक्टिंग के लिए। अरे माँ बस करो, वक्त चाहिए मुझे। अच्छा, अब तुझे मेरा दुख एक्टिंग लगता है? वाह बेटा वाह, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। ऐसा सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई। कुंती पंकज की शादी के पीछे पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पंकज अपनी गर्लफ्रेंड हाना को अपने घर की प्रॉब्लम्स बताता है, जिसे सुनकर हाना जापान से इंडिया आ जाती है और पंकज से मिलती है। फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। और जब पंकज हाना को अपनी माँ से मिलवाने लेकर आता है तो कुंती उन दोनों को देखकर बोलती है, ये कौन है पंकज? इसे कहाँ से उठा कर ले आया? हे भगवान, किस चाइनीज को घर पर उठा कर ले आया? सांप कॉकरोच पता नहीं क्या क्या खाते हैं ये लोग। अरे माँ, ये चाइनीज नहीं जैपनीज है। और हाँ, इसे हिंदी बोलना बहुत अच्छे से आता है। मैंने इसे थोड़ी बहुत सिखाई है, लेकिन बाकी इसने खुद सीखा है। नमस्ते माता जी, कैसे हो आप? मेरा नाम हना है। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं नहीं जी सकती। कौन मटा? क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पंकज, तेरी जापानी गुड़िया क्या बोल रही है? माँ, हाना आपको माता जी कह रही है। इसको ना माता बोलने में ना थोड़ी तकलीफ हो जाती है, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, तू मुझे माँ बोला कर। माता जी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी माता जी थोड़ा बूढ़े वाला लगता है और मैं अभी जवान हूँ। क्या कहा माँ, आप जवान हो? कुछ देर पहले मुझे कोई बुढ़ापे का वास्ता दे रहा था, शायद कोई पड़ोसन होगी। हाँ, क्या कह रहा था? ये बूढ़ी हड्डी जवाब दे गई। मुझे पता था, सब एक्टिंग है। अच्छी एक्टिंग की थी ना मैंने, तभी तो आज जापानी गुड़िया तेरे साथ है, वरना पता नहीं कब मिलना होता तुम दोनों का, और शादी भी पता नहीं कब होती। कुंती अपने बहू और बेटे के प्यार को मान लेती है और सभी के साथ रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब सास बहू चाय पी रही थी, तभी वहाँ कमला आती है, जो कि उनकी पड़ोसन थी। क्या बात है जापानी बहू, अपने हिंदुस्तानी सास के साथ बैठकर चाय पी रही है? वैसे कुंती तुम्हारी जापानीज बहू को हिंदी समझ आती है या नहीं? तुझे क्या लगता है मेरी बहू को आती होगी या नहीं? खुद जापानीज में पूछ ले। अगर तुझे जापानीज आती होगी तो जा बहू, कमला के लिए भी चाय लेकर आ जा। ठीक है माँ जी, और पकोड़े भी लेकर आऊँ, जो मेरा और आपका फेवरेट है। नहीं बहू नहीं, अभी पकोड़े की जरूरत नहीं है, अभी बस चाय लेकर आ जा। कुंती एक बात बता, तेरी मेरी दुश्मनी चल रही है क्या? जब तेरी बहू चाय के साथ पकोड़े लाने को बोल रही थी तो तूने मेरे मुंह पर मना क्यों कर दिया? ऐसी भी क्या दुश्मनी है तुझसे? तू नहीं समझेगी। वो क्या है ना, मेरी बहू को पकोड़े बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने मना कर दिया। अगर तू जले हुए पकोड़े खाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने खुद ही मना कर दिया बहू को। तू कितनी अच्छी दोस्त है मेरी, इतने सालों के बाद भी तू नहीं बदली, आज भी कितनी परवाह करती है मेरी। कमला और कुंती बातें करते हुए चाय का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं हाना रसोई में छिपकली पकोड़े बनाकर खा रही थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पंकज और कुंती बात कर रहे थे, तभी वहाँ हाना चाय और छिपकली वाले पकोड़े लेकर आती है। तभी पंकज कहता है, मम्मी, ये हाना, ये क्या है? तुम पागल हो गई हो क्या? अबे हमें मारने का इरादा है क्या तुम्हें? अबे ये क्या लेकर आ गई हो? अरे छिपकली कौन खाता है यार? अरे ये बहुत गंदी और घटिया चीज होती है, इसे खाया नहीं जाता है। अरे यार, मैंने पहले ही कहा था, ये लोग कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से शादी करेगा तो यही सब खाना पड़ेगा। मुझे पहले से ही पता था, बिना जानकारी के किसी से भी शादी कर ली तूने। अरे माँ, मुझे कैसे पता होता कि हाना ये सब खाती है? मैं थोड़ी खाता हूँ यार इसके साथ में बैठ के, जो मुझे पता होगा ये क्या खाती है। और हाना प्लीज ये सब ना यहाँ मत बनाना और लाना भी मत। अगली बार लाई ना, मैं पक्का फेंक दूंगा, कह दे रहा हूँ। लिसन टू मी, आप दोनों सब कुछ खुद सोच लेते हो, दूसरों को भी बात सुनो। दूसरों की भी बात सुनना वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको पता नहीं है क्या? क्या सुनूं तेरी बात को? ये सब चीज ला कर देगी खाने को, और तू चाहती है हम ये तेरे जैसे चाय के साथ छिपकली खाए? हाय हाय, मुझसे नहीं होगा ये। प्लीज मेरा बात सुनो,
मेरा एक बात भी नहीं सुनेगा तो मैं कैसे आप दोनों को बताएगा। जैसा आप सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज पंकज लिसन टू मी। ओके ओके, बोलो क्या बोलना चाहती हो, लेकिन हाँ पहले इस ना छिपकली को हटाओ यहाँ से यार। इसको देख के ना मुझे घिन आ रही है, अजीब सा लग रहा है अंदर से। और पहले हटाओ इससे, उसके बाद सुनूंगा तुम्हारी बात। पंकज ये छिपकली नहीं है, मैं उसका जैसा पकोड़ा बनाया है। बस मुझे भी छिपकली खाना पसंद नहीं है। बस कल को छिपकली किचन में देखा तो वैसा पकोड़ा बनाने का मन किया और मैं इसे खाने के लिए लेकर आ गई बस। पंकज और कुंती हाना की बात पर अभी भी भरोसा नहीं करते, इसीलिए हाना वो छिपकली को तोड़ कर दिखाती है। तब जाकर सभी को चाय के साथ छिपकली खाने में मजा आता है। लेकिन हाना चाय में छिपकली डालकर पीती है। ये देखकर कांता कहती है, कोई अगर अभी हाना को देखेगा तो क्या कहेगा पता है पंकज? देखो चाय में छिपकली डालकर पीने वाली जैपनीज बहू। हाँ माँ, ये देखकर तो कोई भी कहेगा। इसलिए हाँ ना, तुम ना चाय में छिपकली मत डाला करो, पकोड़े बना के खाओ। बट मुझे ऐसे ही टेस्टी लग रहा है, मुझे ऐसे ही खाना है पंकज प्लीज। हाँ खा ले, जैसे मर्जी वैसे छिपकली खा, चाय में डालकर खा, ये कैसे भी खा, तेरी मर्जी। और हाँ, अगली बार जब हमारे घर कमला आए तो उसे ऐसे ही पकोड़े बनाकर खिला देना। उस दिन बहुत कुछ बोल रही थी वो। अरे माँ, क्या दिक्कत है आपको कमला चाची से? वो आपको अपना अच्छा दोस्त मानती है, आप हो उसके पीछे पड़ी रहती हो, क्यों? मेरी दोस्त है इसीलिए मैं उससे मजाक कर सकती हूँ। तुम लोगों का कोई हक नहीं है हम दोनों दोस्तों के बीच में कुछ बोलने का। जा बहू, तू अपना छिपकली बनाना शुरू कर दे, मैं अभी कमला को बुला कर लाती हूँ। कुंती और हाना कमला को छिपकली के पकोड़े खिलाने का प्लान बना रहे थे। उसी वक्त कुंती के घर कमला आती है और कहती है, क्या बात है, क्या बनाने की बात हो रही है और मेरी क्या बात हो रही थी जो मेरे आते ही सब चुप हो गए? कुछ नहीं, तू बैठ, मैं भी तेरे लिए चाय मंगवाती हूँ। और बता, चाय के साथ पकोड़े खाएगी ना? हाँ खिलाएगी तो खाऊंगी, लेकिन तूने तो कुछ दिन पहले ही मुझसे कहा था कि तेरी बहू को पकोड़े बनाने नहीं आते, तो अब सीख गई क्या पकोड़े बनाने? हाँ, अब तो बहू टेस्टी पकोड़े बनाती है, बस तू एक बार खा कर देख। आगे तुझे ये पकोड़े याद न रहे तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा क्या खिलाने वाली है तेरी बहू जिसे खाकर मैं कभी भूलने नहीं वाली हूँ? मुझे अब तो शक होने लगा है, पर मुझे सच सच बता, क्या खिलाने वाली है तेरी बहू? सांप और ऑक्टोपस तो नहीं खिलाने वाली ना? नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, बस पकोड़े ही होंगे और तू खा कर देख बस। बस बहू, कमला के लिए चाय और पकोड़े लेकर आओ। कमिंग मॉम। जैसे ही हाना चाय और छिपकली लेकर आती है, उसे देखकर कमला उछलकर सोफे पर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर कुंती, हाना और पंकज सभी हंसते हैं और उसे छिपकली का सच बताते हैं। जनकपुरी नामक गांव में एक जानकी नाम की औरत थी जो कि बहुत गरीब थी। उसका पति अपाहिज था और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम कोमल था। जानकी के पास ऐसा कुछ भी काम नहीं था जिसे करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वो हर रोज किसी ना किसी के घर जाकर काम मांगा करती और काम मिलने पर उस काम को करके अपने परिवार का पेट भरा करती। ऐसे ही एक दिन जब जानकी शाम के समय काम से लौटकर घर आती है तो उसका पति अरुण बोलता है, जानकी, बहुत थक गई हो ना? तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, तुम्हें मेरे जैसा पति मिला। अगर तुम चाहती तो किसी दूसरे के साथ अपना नया जीवन बिता सकती थी, लेकिन तुम अभी तक मेरी सेवा कर रही हो। दोबारा ऐसी बात मत करना। किस्मत मेरी चाहे जैसी भी हो, लेकिन मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है जिसके लिए पूरी दुनिया निछावर कर दूं मैं। कोमल बेटा, तुम्हारी माँ अभी काम करके थक कर आई है, माँ को तंग मत करो। रहने दीजिए, छोटी बच्ची है, इसे क्या पता थकावट क्या होती है। वैसे भी पूरे दिन की थकावट के बाद अपनी बच्ची का चेहरा देखना और उसे प्यार करना कितना सुकून देता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और बताओ, आज कोई काम मिला तुम्हें? नहीं, कोई काम नहीं मिला मुझे। आज पूरा दिन मैंने सभी के घर जा जाकर काम मांगा, लेकिन किसी के घर पर कोई काम नहीं था। मैं कल ही निकल जाऊंगी सुबह सुबह। मैंने सुना है गांव के बाहर कोई दुकानदार है जिसे काम वाली की जरूरत है। आप क्या कहते हो, मुझे जाना चाहिए? मेरा बोलना जरूरी नहीं है, जैसा तुम चाहती हो वैसा करो, लेकिन मैं इतना कहूँगा, अगर काम लगातार हो तो कर लेना, ताकि तुम्हें रोज काम ढूंढने की जरूरत ना पड़े। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, ताकि मेरा काम हर रोज हो
और मेरी बच्ची को ऐसे किसी और के घर के सामने मांग कर खाने की जरूरत ना पड़े। दोनों पति पत्नी अपनी दुख सुख की बातें करते हैं और बिना कुछ खाए खाली पेट ही सो जाते हैं। सूरज की नई किरण के साथ जानकी भी अपने नए दिन की शुरुआत करती है। मंदिर जाकर और पंडित जी का आशीर्वाद लेकर अपने काम के लिए दूसरे गांव जाती है, जहां उसे एक बर्गर वाला मिलता है, जिसे वो बोलती है, नमस्ते मालिक, मैंने सुना है आपको किसी नौकरानी की जरूरत है। क्या ये बात सच है? हाँ, मुझे एक काम वाली तो चाहिए। क्या आप काम के बारे में पूछने के लिए आई हो? जी मालिक, क्या वो काम मुझे मिल सकता है? मुझे बहुत जरूरत है इस काम की। अगर मुझे ये काम मिल जाता है तो मेरे घर परिवार को कम से कम एक वक्त का खाना मिल जाएगा। अरे जरूर, अगर आपको काम की जरूरत है तो मुझे भी तो काम वाली की जरूरत है। ऐसा कीजिए, आप कल से ही ना काम पे आ जाइए। मालिक, कल से क्यों? मैं चाहती हूँ मैं आज से ही आपकी दुकान में काम शुरू कर दूं, अगर आप चाहे तो। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। अगर आप आज से ही काम करना चाहती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो ये और अच्छा होगा। आइए मैं आपको काम बता दूं कि क्या क्या काम करना है मेरी दुकान में। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। आज मैंने भगवान से ये काम मांगा था और आपने दे भी दिया। जानकी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बर्गर वाला जानकी को धीरे धीरे सारे कामों की जानकारी देता है और जानकी हाँ में सर हिलाती है और काम करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जानकी दुकान का सारा काम खत्म करके बर्गर खाने वाली होती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा भिखारी आता है और जानकी से कहता है, भाई कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ, इस भूखे को कुछ खिला दो। बाबा, आपको ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है भूख क्या होती है, इसलिए लीजिए, खा लीजिए। माई, ये तो तुम खा रही थी, तो तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, और ये क्या दे रही हो मुझे खाने के लिए? बाबा, मेरे पास यही है खाने में, क्योंकि मुझे खाने में यही मिलता है। जो मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है माई, जैसा तुमने मुझे दिया खाने को, भगवान तुम्हें देगा और तुम कभी खाली पेट नहीं रहोगी। बाबा, आप यहाँ बैठकर आराम से खाओ, मैं काम कर लेती हूँ, मुझे कुछ काम है। बूढ़े बाबा को बिठाकर जानकी अपने कामों में लग जाती है। कुछ वक्त बाद जब बूढ़े बाबा बर्गर खाकर जाने लगते हैं, तभी जानकी को मालिक की दुकान में काम करता देखकर बूढ़े बाबा उसे बुलाकर उसके सर पर प्यार से आशीर्वाद भरा हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुमने आज मुझे जो खिला के मेरी भूख को शांत किया है, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मैं। तुम्हारा जीवन के लिए वो सबसे बड़ा तोहफा बन जाएगा। बाबा, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी जिसमें तुम सर्व रूप से सफल हुई। इस वजह से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज तुमने मुझे जो कुछ भी खिलाया है, कल से तुम जिस भी बर्तन में अपना हाथ रख दोगी और वस्तु का नाम लोगी तो वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरे, ये बूढ़े बाबा कहाँ गए? अभी तो ये यहीं थे, फिर पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गए? मालिक, क्या आपने उन बूढ़े बाबा को गायब होते हुए देखा? कौन बूढ़ा बाबा? अरे मैं कुछ समझा नहीं, वह किस बुढ़े की बात कर रही हो तुम? और ये लीजिए, ये बर्गर खा लीजिए, कब से ना यहीं रखा हुआ है। क्या बर्गर? मैंने तो ये बर्गर उस बाबा को दे दिया था, तो ये दोबारा यहाँ पर कैसे आया? हे भगवान, ये कोई जादुई बर्गर है क्या? क्या हुआ जानकी जी, क्या सोच रही हो आप? जल्दी से खा लो, बहुत काम पड़ा है दुकान में। काम के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। जी मालिक, मैं खाकर अभी सारा काम समेट लेती हूँ। जानकी सोचते हुए वो जादुई बर्गर खाती है और शाम को जल्दी से अपने घर जाकर अपने पति और बेटी को सारी बात बताती है, जो भी आज उसके साथ हुआ। तभी उसका पति अरुण बोलता है, क्या ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर उन बूढ़े बाबा ने तुम्हें ऐसे आशीर्वाद दिया है तो क्यों ना तुम एक बार इसका उपयोग करके देखो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, मुझे एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। आखिर ये वरदान मुझे सच में मिला है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मुझे विश्वास है ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि तुमने हमसे और अपने काम से बहुत प्यार किया है, इसलिए आज तुम्हें ये किस्मत बदलने वाला वरदान मिला है।
हाँ, मैं अभी एक बर्तन लेकर आती हूँ। और कोमल बेटा, आज मैं तुम्हें बर्गर भी खिलाऊंगी। और सच बताऊं तो वो बर्गर जादुई होगा। जादुई? वो क्या होता है माँ? मुझे भी जादू देखना है, कैसा होता है? रुको, मैं एक बर्तन लेकर आती हूँ, उसके बाद जादू होगा। जानकी अपनी रसोई घर से बर्तन लेकर आती है और सबके साथ बैठकर बर्तन पर हाथ रखते हुए बर्गर बोलती है। तभी वहाँ उस बर्तन में बर्गर आ जाते हैं, जिसे देखकर अरुण बोलता है, मैंने कहा था, मेरा विश्वास करो, ये सच होगा। देखा जानकी, अगर किस्मत अच्छी हो तो गरीब को भी जादुई बर्गर मिल ही जाता है। और अब ये वरदान तुम्हें मिला है, तो इसका सदा उपयोग करो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी एक बर्गर की दुकान खोल लूँ, जिससे मुझे काफी मदद मिल जाएगी। हाँ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। तो बताओ, कब से जादुई बर्गर की दुकान खोलनी है हमें? जितनी जल्दी हो सके। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि इस दुकान को खोलने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। वो हम कहाँ से लाएंगे? तुम बस घर से बेचना शुरू करो, दुकान भी अपने आप लगना शुरू हो जाएगी। हाँ, आज से मैं घर से ही बर्गर बेचना शुरू करूंगी। अगर घर से ना हो तो मैं टोकरी पर बर्गर बेचना शुरू करूंगी। तो फिर शुरू कर दो अपना जादुई बर्गर का बिजनेस। जानकी अपने घर से ही बर्गर बनाकर बेचा करती। काफी लोगों को उसके हाथ का जादुई बर्गर बहुत पसंद आता है। समय के साथ जानकी का बनाया बर्गर पूरे गांव में फेमस हो जाता है। अब दूसरे गांव तक उसके बर्गर की चर्चा होती। अब जानकी के हालात पहले से काफी सुधर गए थे और अब वो जादुई बर्गर को बेचकर अपनी किस्मत ही बदल देती है।